So, Indian economy on the eve of independence, my children, we were to start with what is called as एग्रीकल्चर सेक्टर के हालात ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थे। तो दो तीन फैक्ट तो सबको पता है दैट 86% के आसपास की आबादी बच्चों पूरे कंट्री की कहां पे रिसाइड करती थी? रूरल एरिया में। 72% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स वाज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हमारे जीडीपी में कितना योगदान देती थी बच्चों? 50%। तो इसी से पता लगता है कि लोग तो लगभग 86%, एक अच्छा फिगर होता है, मोस्टली रहते थे रूरल एरिया में ही, 14% अर्बन एरिया में रहते थे, बट उनका आउटपुट सिर्फ आधे के बराबर था। तो मतलब हाफ ऑफ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया वर नॉट पुटिंग देयर प्रोडक्शन अप टू द मार्क। या आप ऐसा बोल सकते हैं कि लैंड पे काम करने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, बट उनकी जो क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी थी वो बहुत कम थी। तो यहां पे लॉजिक आ जाता है व्हाट इज कॉल्ड एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब समझ गए? क्या सोच रहे हैं कि सब लोग सो कॉल्ड टोपी ओपी पहन के एम्प्लॉयमेंट करने चले आए भेस बदल के? नो, जितने लोगों की रिक्वायरमेंट है काम उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं। सबसे पहला रीजन कि भाई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का प्रॉब्लम क्या था? द प्रोडक्टिविटी लेवल वाज वेरी 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 लो। और लो लेवल का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन था दैट फार्मर्स यूज्ड टू हैव सबसिस्टेंस फार्मिंग। व्हाट चिल्ड्रन? सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है? उतना ही उगाते थे जितने में उनका पेट भर जाए। कमर्शियल फार्मिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था। प्लस ब्रिटिशर्स भी उन्हीं फार्मर्स को फेवर करते थे, जमींदार के थ्रू उन्हीं फार्मर्स को पैसा दिलवाते थे जो वो वाले क्रॉप्स को उगाएं जिनको ब्रिटिशर्स को एक्सपोर्ट करना होता था ब्रिटेन या अपने दूसरे एलाइज में, या सो कॉल्ड अपने लिए इंडिया में यूज करना होता था। तो अगर आप मान लीजिए जूट का प्रोडक्शन कर रहे हैं बट ब्रिटेन को जूट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो वो आपको फार्मिंग करने भी नहीं देते थे। अगर उनका इंटरेस्ट कॉटन और शुगर में था तो वो फार्मर्स को काफी ज्यादा प्रोवोक करते थे, मोटिवेट करते थे, फाइनेंस करते थे, सस्ता लोन देते थे कि आप जूट को अलावा कॉटन और शुगर की खेती करिए। तो जिसमें उनका एडवांटेज था वही काम करवाते थे बस। समझ गए इस बात को? हेडिंग लिख ली सबने? चलिए, ये ओल्ड डेटा है बच्चों। न्यू डेटा आपको शायद मिल जाएगा कुछ दिनों के बाद, क्योंकि हर 10 साल में हमारा इकोनॉमिक सर्वे होता है। सो देयर इज अ वेबसाइट www.india.gov.nic.in। इस वेबसाइट पे, ये निक जोन्स की वेबसाइट नहीं है, पता लगा ना मिले तो आप प्रियंका चोपड़ा जी को फोन कर दें, तो जीजा जी इसको जरा वेबसाइट ऑन करें, हमें डेटा चाहिए। ओके। तो एक दो बार बच्चे पूछ भी चुके हैं, सर ये NIC.in है सर, निक जोन्स से कोई रिश्ता है? मैंने कहा बेटा भाई रिश्ता है, तुम्हारा घर वालों से नहीं है। तो इस वेबसाइट पे आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्वे पूरा मिल जाएगा। हर 10 साल में सर्वे होता है। लास्ट हुआ था 2011 में, अगला शेड्यूल्ड था 2021 में, चाचू चले आए कोविड चाचू। तो अब ये 23-24 में स्टार्ट हो गया बेसिकली। तो आपको लास्ट ये वाला डेटा ही मिलेगा चिल्ड्रन। वीट का प्रोडक्शन उस समय 660 था पर हेक्टेयर चिल्ड्रन, और अगर बात करें लाख टन्स में तो इट इज 64 लाख टन्स ओनली। राइस का 665 था, वेर एज 1819 में पर हेक्टेयर कितने किलो की फार्मिंग होती थी? 3408। टोटल क्वांटिटी की बात करें तो 991 एंड 1156। तो कितना इंप्रूवमेंट आया चिल्ड्रन? 64 से 991, अप्रोक्सीमेटली 15.5 टाइम्स। और 220 से 1156, इट इज जस्ट 5 टाइम्स। अब ऐसा क्यों हुआ कि चावल में 5 गुना की बढ़त है बट वीट में 15 गुना की? भाई जो राइस होता है वो खारिफ क्रॉप होती है, शायद उसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। क्या इंडिया में इवन रेन डिस्ट्रीब्यूशन होता है? नहीं होता। इज दैट क्लियर? और अगर होता भी है तो कई जगहों पे तो इतनी गर्मी होती है कि बारिश हुई भी उसके बाद भी पानी रुका नहीं। तो इसलिए भी राइस का फार्मिंग कम है। एक और रीजन हो सकता है, इंडिया में ज्यादातर लोग वीट पे डिपेंडेंट है, तो वो सो कॉल चाहते भी हैं कि हम फार्मिंग किसकी ज्यादा करें? वीट की। और राइस का कंजम्पशन कम है, बंगाली लोग ज्यादा राइस खाते हैं, जनरली हर कम्युनिटी ज्यादा राइस कंज्यूम नहीं करती, तो इसलिए राइस की खेती भी कंपेरेटिवली कम है। तो मल्टीपल रीजन आते हैं। आप ये मत बोलिएगा सर हमारे घर में तो हफ्ते में डेली राइस बनता है। अरे आपकी बात अलग है। तो वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से भी राइस का आउटपुट कम है। और वीट के लिए इंडिया में मोस्टली 90% जगह पे आपको सॉइल मिल जाएगा सुटेबल, जिसपे आप वीट उगा सकते हैं। बट क्या राइस की खेती करने के लिए सॉइल मिलेगा? हर जगह नहीं मिलेगा। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, और ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि MCQ क्वेश्चन में सब पूछा जाएगा आपसे। द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट रोज फ्रॉम
so called 662, sorry, from 64 to 991, that is an increase of approximately 15 times, but that of rice only 5.5 times. फुल स्टॉप. द रीजन कुड बी, चार ऑप्शन मिलेंगे आपको और उसका रीजन आपको आना चाहिए. समझ में आ गया? तो रीजन में अगर है ड्यू टू लो डिमांड फॉर राइस, ड्यू टू सो कॉल्ड इम्प्रॉपर फार्मिंग कंडीशंस, ड्यू टू अनअवेलेबल सॉइल कंटेंट, चौथा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज. तो आपको टिक करना है ऑल ऑफ दीज में. समझ गए? 15.5 गुना और 5 गुना चलन. तो किताब कहीं नहीं लिखे देगी ऐसा क्यों है, बट ये आपको पता होना चाहिए. चलो आगे. हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी. गारंटी है चिल्ड्रन कि अगर किसी कंपनी ने कार का प्रोडक्शन किया तो गाड़ी बिकेगी ही बिकेगी, ऑब्वियस सी बात है. क्या गारंटी है कि आपने अगर फसल बो दी तो आउटपुट बढ़िया होगा ही होगा चिल्ड्रन? नो. आउटपुट अच्छा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता. माइट बी पॉसिबल कि सो कॉल्ड आपको फसल बोने के बाद पता लगे पूरी फसल पे कीड़ा लग गया. कीड़ा क्या बोलेंगे? चलो जाओ अपने घर वापस. नो. देयर आफ्टर इंडिया में मेजोरिटी फार्मिंग इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल एज अ सोर्स फॉर वाटर. हर जगह तो पानी है ही नहीं लोगों के पास, ना नहर है हर जगह, ना पंपिंग सेट लगा हुआ है. तो वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? सिर्फ बारिश के ऊपर. और अगर बारिश नहीं हुई अच्छी तो खेती ठीक नहीं. गॉट इट क्लियर? सो सेकंड पॉइंट इज अंडरस्टूड वेल. सो ब्रिटिश रूल में भी चिल्ड्रन कोई भी एफर्ट नहीं लगाया ब्रिटिशर्स ने कि फार्मर्स को परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन मिल जाए. क्योंकि परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन अगर मिल गया तो फार्मर्स कभी भी मजबूर हालत में नहीं होंगे. तो आप उनको कैसे अपने पैसे देके डोमिनेट करेंगे? डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस. मैंने सबसे पहले आपको बात बताई थी. ब्रिटिशर्स ने समझाया इन लोगों को कि आप सिर्फ उतना ना उगाएं जितने में आपकी फैमिली का पेट भर जाए, आप कुछ बेचने के लिए भी उगाएं. तो ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव था दैट फार्मर्स शुड डू विच टाइप ऑफ फार्मिंग? कमर्शियल फार्मिंग. बट इंडियंस कभी भी ज्यादा प्रॉफिट वगैरह कमाने के चक्कर में नहीं रहते थे, ज्यादा कमर्शियल नेचर के नहीं थे. तो दे डिपेंडेंट देमसेल्व्स ओनली ऑन सब्सिस्टेंस, की सिर्फ उतना उगाएंगे जितने में अपना ठीक ठाक गुजर बसर हो जाए. तो इस वजह से कभी इन्होंने बहुत डेवलपमेंट की बात की भी नहीं. कॉपी द पॉइंट्स क्विकली चिल्ड्रन. कोई क्वेरी है तो प्लीज आ चलिए. गल्फ बिटवीन. अब सर ये गल्फ वॉर कहां से आ गई? अरे भैया गल्फ का मतलब गल्फ वॉर नहीं होता है. गल्फ का मतलब गैप होता है बिटवीन द ओनर्स ऑफ द सॉइल एंड टिलर्स. टिलर्स कौन होते थे? वही बेचारे गरीब कल्टीवेटर जिन्हें आप किसान बोलते हैं. ओनर कहीं पे तो सही में थे जमींदार, और कहीं पे उन्होंने ब्रिटिशर्स के दबाव में लोगों के खेतों को हथिया लिया. यहां पे ब्रिटिशर्स के दबाव में अगर आप एज अ जमींदार मेरे खेत को टेक ओवर कर भी लेते हैं और मेरे से ढेर सारी मोटी रकम वसूलते भी हैं, या पैसे नहीं लेते, मेरा ढेर सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले जाते हैं, तो आप उसे मार्केट में बेचते हैं. एंड मेजोरिटी मनी, आपने लास्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, ये फार्मर्स से लिया हुआ पैसा या फसल जो भी जमींदार के पास जाती थी, दे यूज टू नॉट स्पेंड इट ऑन डेवलपमेंट ऑफ फर्दर फार्मिंग एक्टिविटी, रादर दे यूज टू एंजॉय लग्जरी, जिससे फर्दर एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस भी खत्म हो जाते थे. गॉट इट क्लियर? सो ओनर्स हमेशा ही चाहते थे कि हमें ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाएं जो भी फार्मर बेसिकली उगा रहा है. तो बच्चों फार्मर के पास क्या विल टू वर्क रह जाएगा व्हेन ही नोज कि मेरा ज्यादा आउटपुट तो ये ब्रिटिश काउंटर पार्ट जमींदार ले जाएगा? क्या वो काम करेगा? नो. वो सोचेगा कि भाई अगर इन्होंने फिक्स कर दिया कि भाई 100 क्विंटल आउटपुट हमको चाहिए और मेरा टोटल आउटपुट है 150 क्विंटल, तीन चौथाई तो वही ले गए, तो मैं क्यों काम करूं? तो इट इज बेटर कि मैं 40 क्विंटल ही उगाऊं जिसमें मेरे घर का गुजर बसर हो जाए. और जब मेरे पास ज्यादा आउटपुट होगा नहीं तो ब्रिटिश जमींदार मेरे से लेकर जाएगा ही नहीं. अब ये मत सोचिएगा जमींदार ब्रिटेन से आए थे. नो नो नो. वो यहीं के लोग थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स के अंडर में वो रह के लोगों को एक्सप्लॉइट किया करते थे. गॉट इट? समझ में आ गया? और ये चीज भी मार्क करनी है सबको, दैट मेजोरिटी वर इंटरेस्टेड इन अर्निंग व्हाट इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन रेंटल इनकम्स. समझ गए? सो दीज 4 पॉइंट्स आर वेल अंडरस्टूड बाय ऑल. अब कुछ बच्चे सोचेंगे 4 नंबर का आंसर आएगा, चलो 4 पॉइंट्स लर्न करके चले जाएं. पता लगा वहां पे एमसीक्यू आया, द अफेयर्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टुवर्ड्स इंडियन एग्रीकल्चर वर. 3 फर्जी पॉइंट हैं और एक पूछ लिया गया स्मॉल एंड सब डिवाइडेड दैट इज फ्रेगमेंटेड होल्डिंग. अब आपने तो पॉइंट कभी रटा ही नहीं था, आपके दिमाग में पहले वाले 4 चल रहे थे, आप गलत मार्क करके आ जाएंगे. तो एमसीक्यू के केस में आपको सब कुछ आना चाहिए, कुछ आप छोड़ के पढ़ नहीं सकते हैं. 4 पॉइंट इज अंडरस्टूड वेल.
पांचवी समस्या, फार्मर्स के पास जमीनें तो थी, बट एक जमीन यहां पे थी, एक यहां पे थी, एक यहां पे थी, एक पीस ऑफ लैंड यहां पे था। इफ दे आर ज्वाइंट टुगेदर, तो एक ट्रैक्टर लेकर सारी जगह वो हार्वेस्टिंग कर सकता है, सारी जगह पे वो प्लॉइंग कर सकता है। बट अगर दूर दूर उसके लैंड्स लोकेटेड हैं, तो उसका कॉस्ट ऑफ टेकिंग द ट्रैक्टर, कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग द लेबर विल बी वेरी 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 हाई, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी चिल्ड्रन, कम हो जाएगी। तो लैंड होल्डिंग्स कुछ के पास तो इतनी छोटी थी कि सफिशिएंट आउटपुट मिल ही नहीं पाता था, और कुछ के पास अगर लैंड होल्डिंग इन एरिया बड़ी तो थी, बट एक जगह पे नहीं थी, वो अलग अलग जगह पे थी। तो अगर वो अलग अलग जगह पे होगी, तो हर जगह जाके उसको मैनेज करना विल इन्वॉल्व व्हाट चिल्ड्रन, हाई वैल्यू ऑफ आउटपुट। और अलग अलग जगह से उसको लाकर ट्रांसपोर्ट करके कहीं बेचना विल अगेन बी इन्वॉल्विंग योर कॉस्ट गोइंग अप। तो इस वजह से फार्मर्स ज्यादा आउटपुट यहां पे भी प्रोड्यूस तो करते थे, अलग अलग जगह लैंड है उनके पास, बट कॉस्ट इतनी ज्यादा थी, तो वो जो हायर आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो कॉस्ट पूरा रेवेन्यू खा जाती थी। इज दैट क्लियर? लाइक मैं एक जगह स्टे करके अगर पढ़ा रहा हूं ढेर सारे बच्चों को, तो मेरी कॉस्ट कम है, बट अगर चार जगह बंदर की तरह दौड़ के मेरे को जाना पड़े, तो कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग विल बी हाई। तो पता लगा एक क्लास से दूसरी क्लास के बीच में जाने में 22 मिनट, 25 मिनट, 20 मिनट का टाइम लग गया, फार ऑफ प्लेस पे लोकेटेड है, दिन भर में 3 बार ऐसा ट्रैवल कर लिए, तो एक बैच का टाइम तो ट्रैवलिंग में ही चला गया। इज दैट क्लियर? इसीलिए अगर आप किसी गुजराती इंसान से मिले हो, बड़े तेज बिजनेसमैन होते हैं ये अपना घर और अपनी दुकान हमेशा अगल बगल रखते हैं। क्यों अगल बगल रखते हैं? ट्रैवलिंग का टाइम। काफी ट्रेडिशनल बिजनेसमैन को अगर आपने देखा हो, वो घर के नीचे ही दुकान खोल लेते हैं। क्यों ऐसा करते हैं वो लोग? ताकि ट्रैवलिंग टाइम कम हो जाए। सोसाइटी में लोग कहते हैं लगता है गरीब है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, अरे उससे रईस कोई नहीं है बेसिकली। तो ऊपर मकान, नीचे दुकान, जहां पे बिक रहा है मीठा पकवान। सबको बातें समझ में आ गई एक समान? पक्का? चलिए, लैंड रेवेन्यू सिस्टम बड़ा ही दलिद्र था ब्रिटिश राज में। ब्रिटिशर्स गए, गवर्नमेंट ने सबसे पहले ये जमींदारी सिस्टम को ही खत्म कर दिया। तो जमींदारी सिस्टम का कॉन्सेप्ट बेसिकली ट्रायंगुलर रिलेशनशिप पे बेस्ड था। व्हाट इज दिस ट्रायंगुलर रिलेशनशिप चिल्ड्रन? ये थे ब्रिटिशर्स, ये थे जमींदार, और ये था हमारा फार्मर। समझ में आ गया? बी और जेड, ब्रिटिशर्स और जमींदार बिजी रहते थे, और इसको फालतू का आदमी समझ लेते थे। समझ में आ गया? तो ये ट्रायंगुलर रिलेशनशिप शब्द याद रखिएगा, ये काम आएगा। व्हाट इज द नेम गिवन टू द रिलेशनशिप इन केस ऑफ ब्रिटिश राज अंडर लैंड रेवेन्यू सिस्टम? तो आपका जवाब क्या होगा? ड्रैकुलर रिलेशनशिप, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। तो 3 फीचर्स मार्क करिए। जमींदार को माना गया था परमानेंट ओनर्स, कुछ तो सही में थे, दादाजी पिताजी प्रॉपर्टी देके चले गए, कुछ ने ब्रिटिशर्स की डर को फार्मर के दिमाग में डाल के उनसे उनकी जमीन हथिया ली। सर ऐसे कैसे हथिया सकते थे? 10,000 रुपए लोन दे दिया, अंगूठा लगवा लिया कागज पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 40%, कितना? क्रेडिट कार्ड वाले थे सारे के सारे। और उसके बाद अगर आप नहीं दे पाए इंटरेस्ट, 2 4 5 साल में प्रिंसिपल से ज्यादा तो इंटरेस्ट हो गया। और इस सिचुएशन को, जब प्रिंसिपल से ज्यादा इंटरेस्ट हो जाए बच्चों, क्या बोलते हैं पता है? डेट ट्रैप। क्या बोलते हैं? डेट ट्रैप। तो जमींदार्स वर टू पे अ फिक्स सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू, और जमींदार जितना चाहे उतना फार्मर से ले सकते थे, कोई भी रोक टोक नहीं थी। और उस चक्कर में जो फार्मर्स ज्यादा पगला जाते थे, कितनी बार जमींदारों का कत्ल भी कर देते थे। कुछ दिन तक जमींदार ठीक चलते थे, बाकी लोग फिर वैसे ही डरना चालू हो जाता था। डू इट क्विकली। सो अल्टीमेटली इसके इम्प्लीकेशंस क्या थे चिल्ड्रन? द इम्प्लीकेशंस वर अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन। तो सर इसको ऐसे लिख दें, परफेक्टली इलास्टिक एक्सप्लॉयटेशन था इनका। अब ज्यादा ज्ञान ना देके चले आना टीचर को, द लेवल ऑफ एक्सप्लॉयटेशन वाज परफेक्टली इलास्टिक। टीचर पूछे ये क्या है? अरे अनलिमिटेड, इनफाइनाइट। समझ में आ गया? परफेक्टली इलास्टिक ही तो होता था ऐसे करके। रेट्स ऑफ लैंड रेवेन्यू वो फ्रीक्वेंटली रेज्ड। सर मेरे को यहाँ पे जियो का सिम लग रहा है सर। पहले 49 रुपीज था, 7 साल में बढ़ के 3 महीने का रिचार्ज कितने का हो गया? 720 रुपए का, 1400% की ग्रोथ। जियो वाले भी किसी जमींदार से इंस्पायर्ड होंगे। एंड इसकी वजह से ढेर सारे फार्मर्स क्या करते थे, खेती बाड़ी का काम छोड़कर कहीं लेबर वर्क पकड़ लेते थे, क्योंकि वहां पे उनको पता था जितना काम करेंगे पूरे पैसे मिलेंगे। और इसी वजह से इन बेचारों का जो व्हाट्सएप स्टेटस था वो तो बढ़ गया,
बट एज अ स्टेटस लेबरर थोड़ा सा घट गया, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं थे। और दुनिया में भाई उसी का बोलबाला है जिसके पास ढेर सारा पैसा है। तभी मेरा बोलबाला नहीं हो पा रहा है। ये जो मैं बोल रहा हूँ, लोग बाला की तरह उसको सुन ही नहीं रहे हैं। ओके, सो समझ में आ गया सबको इसके इम्प्लीकेशंस क्या थे चलन? इम्प्लीकेशन अंडरस्टूड बाय ऑल? सबको समझ में आ गया। इन बेचारे गरीब फार्मर्स की मेहनत तो बहुत करते थे ये लोग, बट इनसे पैसे इतने ले लिए जाते थे कि इनकी इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा बर्बाद की बर्बादी रहती थी। खराब तो तब भी थोड़ी बेटर होती है, बर्बाद रहती थी एकदम। जैसे बच्चा खराब है कोई टेंशन नहीं, बच्चा बर्बाद है टेंशन तब होती है। तो खराब होना इज नॉट खराब, बर्बाद होना इज वेरी खराब। चलिए, सो इनको सिर्फ इतने ही पैसे मिलते थे जितने में ये अपनी बीवी के लिए आत्महत्या करने के लिए जहर खरीद पाए, और बेचारों के पास कोई भी खास पैसे वैसे होते ही नहीं थे। ये आजकल के नौकरों की तरह नहीं थे जो आईफोन लेके चल रहे हैं। डेफिनेटली दे वर वेरी 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 पुअर। गॉट इट क्लियर? तो बैकवर्डनेस इतनी ज्यादा थी कि इनका इंटरेस्ट पेमेंट इतना ज्यादा होता था, अगर एग्रीकल्चर एक्टिविटी से कुछ पैसा मिला भी तो इंटरेस्ट पे करने में पूरा चला जाता था। अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई थी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज सो हाई कि 2-3 साल में पता लगा जितना प्रिंसिपल था उसका 4 गुना इंटरेस्ट हो गया। तो लिया ग्रैंड चाइल्ड ने, सॉरी दादाजी ने लोन, और पे कौन कर रहा है? तीसरी और चौथी जनरेशन। उस समय हवाई जहाज भी नहीं था कि विजय माल्या भाग जाते बाहर, कहाँ भागते हैं। ओके, तो उस समय मतलब मीन्स ऑफ चोरी चकारी भी कम थे। और दूसरी तरफ जो हमारे जमादार थे, मतलब जमींदार थे, दे यूज टू लिव अ लैविश लाइफस्टाइल। सारा का सारा पैसा इस तरह का किस पे खर्च करते थे? लग्जरीज पे। और उन्हीं फैमिलीज के लोग जो आज अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई नहीं कर पाए चिल्ड्रन, पूरी तरह से निस्तो नाबूद हो गए, क्योंकि कभी मेहनत इनके बच्चों ने जीवन में की ही नहीं। इनको पता ही नहीं कि अर्निंग और सेविंग क्या होती है। समझ में आ गया? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन मेरे को बहुत बकवास लगती है जब ऐसा बोला जाता है। ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि भाई आप एग्रीकल्चर को एज अ कमर्शियल एक्टिविटी करिए। शायद आप मेरी बात को मजाक समझ रहे होंगे। पिछले 10 साल में चिल्ड्रन काफी आईआईटीज और आईएम्स के स्टूडेंट्स ने कॉर्पोरेट जॉब को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, एंड दे हैव शिफ्टेड देयर करियर टुवर्ड्स फार्मिंग। फार्मिंग ऑफ व्हाट? फार्मिंग ऑफ रईसों की गोभी, क्या बोलते हैं, ब्रोकली, कुपोषित भुट्टा, बेबी कॉर्न, समझ में आ गया? और वो कलरफुल शिमला मिर्ची, क्या बोलते हैं, पेपर, बेल पेपर, अच्छा घंटी वाली काली मिर्च। तो इन सब चीजों की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। मशरूम वगैरह की खेती की, या 2-4 साल कॉर्पोरेट में जॉब करके 40-50 लाख करोड़ रुपए कमा लिए, कैपिटल मिल गई, अपने शहर के ही 25-30-50 किलोमीटर के बाहर सबर्ब में लैंड परचेस कर लिया, वहीं के 2-4 लोगों को खेती पे लगा दिया, और मशरूम की खेती तो कमरे के अंदर भी हो जाती है। गॉट इट क्लियर? और उससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो उस जमाने में ये सब चीजें ब्रिटिशर्स करवाना चाहते थे, बट लोग किसमें इंटरेस्टेड थे? ओनली फॉर सेल्फ कंजम्पशन। क्योंकि लोगों के अंदर जो कल्चर था, जो अपब्रिंगिंग थी उनके पेरेंट्स की, मतलब आप बोल सकते हैं कि आपके दादाजी के दादाजी, वो यही था कि भाई किसी से कोई ज्यादा प्रॉफिट कमाना नहीं है। इंडियंस थे ना, कोई ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस तो थे नहीं, जापानीज थे नहीं। तो हमारे यहाँ ज्यादातर एग्रीकल्चर चलता था। आपके घर में भी कोई अगर बिन बताए भी चले आए, क्या लात मार के भगा देंगे? नहीं सर, दादाजी हॉकी स्टिक रखे हैं। अरे वो तो आपको मारने के लिए रखे हैं। अगर कोई गेस्ट आ भी गया और टाइम पे, तो खाना ना तो खिला के भेजोगे ना उसको। तो हमेशा अतिथि देवो भव वाला कल्चर था यहाँ पे। कभी भी कोई बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाली बात नहीं थी। मेरी बात छोड़ दीजिए, मतलब आप गॉट इट क्लियर? तो ये होता था कि भाई बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं करनी है, बट जितने में जीवन बसर हो जाए, वील बी कल्टिवेटिंग ओनली दैट मच ऑफ द क्रॉप टू गेट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बट ब्रिटिशर्स का पेट कैसे भरता? उनको तो ब्रिटेन भी पहुंचाना था आटा दाल चावल, प्लस यहाँ पे जो उनके ऑफिसर्स और जगह थी, ऑफिसर्स थे, उनको भी खिलाना पिलाना था। सो दैट्स वाई ब्रिटिशर्स पोज्ड व्हाट? टू डू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ना कमर्शियल वे। तो जो फार्मर्स इनकी बात मानते थे उनको सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन भी मिलता था। मैनी अ टाइम इनकी जो एग्रीकल्चर आउटपुट होती थी उसको पूरा खरीदने की गारंटी भी दी जाती थी। और अगर लॉस होता था, जैसे आजकल क्रॉप इंश्योरेंस होता है, तो ब्रिटिशर्स यूज्ड टू से कि उस लॉस को हम बेयर करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। तो जो लोग ये सब काम करते थे वो मौज में रहते थे, बाकी फौज में रहते थे। कैश क्रॉप का नाम तो सबने सुना ही होगा, पैसा उगा रहे हैं। नो, जो क्रॉप्स बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होती थी, ज्यादा टाइम नहीं लेती थी ग्रो करने में, और जल्दी से बेसिकली बिक जाती थी, जिनकी डिमांड जनरली ज्यादा होती थी मार्केट में,
तो बेसिकली कैश क्रॉप इसीलिए बोला जाता था, इनका जो कल्टीवेशन से लेकर हार्वेस्टिंग तक का टाइम पीरियड था दैट यूज्ड टू बी कंपैरेटिवली लो, और ये बढ़िया पैसा देके जाती थी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन ऑल्सो एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑल्सो। आई रिपीट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, कम जगह पे भी इनका आउटपुट ज्यादा हो जाता था। ये ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा बचपन में 7th 8th में, कैश क्रॉप किसे बोलते हैं, तो शायद यही मीनिंग पढ़ाया होगा आपके टीचर ने, विच मेक्स द फार्मर कंफर्टेबल इन अर्निंग मनी। तो डिमांड अगर हाई होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और झटपट बिक जाएगा। जो जेस्टेशन पीरियड और लैग टाइम होगा दैट वुड बी वेरी 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 लो। तो हर इंसान सोचता था चलो यही काम करें, 6 महीने में पैसा आ जाएगा, फिर दूसरी क्रॉप उगा लेंगे। समझ गए बच्चों? तो फार्मर्स शिफ्ट हो गए कमर्शियल क्रॉप्स पे, और ये पहली क्रॉप क्या नजर आ रही है बच्चों? इंडिगो। सर टाटा वालों की कार है ये तो। अरे कार अलग है, इंडिगो क्या होता है पता है? सफेद कपड़े को और ज्यादा शाइनिंग करने के लिए क्या डालते हैं उसमें? नील, 2 बूंद उजाला, कपड़ा सब चमका डाला। याद आ गया? पहले ये लोग राइस और वीट में ज्यादा इन्वॉल्व थे, अब किस में इन्वॉल्व हो गए? इंडिगो। और ज्यादा इंडिगो कहाँ यूज होता था चलन? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, क्योंकि उस जमाने में भी इंडिया में ज्यादातर लोग कॉटन ही पहनना पसंद करते थे, और कॉटन का कपड़ा ज्यादातर व्हाइट कलर का ही हुआ करता था। और क्यों व्हाइट कलर का कपड़ा ज्यादा प्रेफर किया जाता है आज भी ऐसी कंट्रीज में जहां गर्मी बहुत ज्यादा होती है? सिंपल भाई फिजिक्स का प्रिंसिपल है, डार्क कलर होगा तो हीट अब्सॉर्ब ज्यादा करेगा, और लाइट होगा या व्हाइट होगा तो कम करेगा, रिफ्लेक्ट बैक कर देगा। इज दैट क्लियर? तो ब्लीचिंग वगैरह के लिए, डाइंग के लिए भी काफी यूज होता था। तो इसलिए ब्रिटेन, क्योंकि ये रॉ मटेरियल की तरह एक्सपोर्ट किया जाता था विद मिनिमम और जीरो एक्सपोर्ट ड्यूटी, तो अगर यहाँ पे इंडिगो उगेगा तो वहां पे इस्तेमाल होगा। अब क्वेश्चन उठता है सर वहां पे इंडिगो ये लोग क्यों नहीं उगाते थे? ब्रिटेन का साइज पता है आपको कितना बड़ा है? शायद आप ठीक से कैलकुलेट कर लें पॉपुलेशन के हिसाब से, तो यूपी का 1 1.5 से ज्यादा नहीं होने वाला, तो उनके पास उतना लैंड एरिया था ही नहीं। प्रश्न उठता है सर चाइना में भी तो बहुत लैंड एरिया है, बट चाइना का जो लैंड एरिया है चिल्ड्रेन वो ज्यादा माउंटेन टाइप का है, या आप बोल सकते हैं बहुत ज्यादा सॉइल उसकी डेवलप नहीं है, या अगर वो भी है मान लीजिए तो वहां के लोग भी ज्यादातर इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिलीव करते हैं, एग्रीकल्चर में बिलीव नहीं करते। ओके, फार्मर्स को बहुत ही ज्यादा फेवर्स दिए जाते थे, भाई हमसे एडवांस ले लो, ओनली अगर आप वो क्रॉप उगाएंगे जिसमें इंटरेस्ट ब्रिटिशर्स का है ना कि आपका। तो मैनी टाइम्स पैसा भी मिलता था बिना रेट ऑफ इंटरेस्ट के। देर आफ्टर क्रॉप खरीदने की गारंटी भी होती थी। आपको लग रहा है 10,000 रुपए में आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट बिकेगा, 8,000 अभी ले लीजिए, 2,000 कटाई से 1 महीने पहले आपको दे देंगे। फार्मर्स भी खुश रहते थे, भाई पैसा तो कुछ है नहीं हमारे पास, एटलीस्ट यही हमको दे रहे हैं। और आप बोलेंगे सर उस समय की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट थी कहाँ, कांग्रेस भी अस्तित्व में काफी बाद में आई, बाकी तो भगत सिंह एंड कंपनी क्या कर रहे थे, हमेशा लड़ाई झगड़ा ही करते रहते थे। सो दे वुड ग्रो ग्रेन फॉर देयर फैमिली कंजम्पशन, बट अगर पैसा चाहिए तो उसके लिए उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका था, या तो इस क्रॉप की खेती को बढ़ाएं, बट जब बाजार में बायर ही नहीं है तो आप कितना भी राइस और वीट उगा लीजिए आप उसे बेच नहीं पाएंगे। इंडिगो या तो आप उगाइए और हमेशा ब्रिटिशर्स के वफादार बने रहिए। तो इंडेटनेस इतनी ज्यादा हो गई कि लोग जितना प्रिंसिपल लेते थे उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्ट पे करते थे। तो यहाँ पे कौन सी क्रॉप पे ज्यादा फोकस था चिल्ड्रन? इंडिगो। याद रहेगा सबको? याद रहेगा सबको? चलिए, तो आईडी पढ़ने में बड़ा आसान लगता है, बट जब इसका पेपर आता है बोर्ड में अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट रटा नहीं है, लाइन बाय लाइन 2 4 बार पढ़ा नहीं है, तो आपको ये सब शब्द याद, हाँ कुछ तो गाते थे, वो उजाला 2 बूंद कुछ सर बोल रहे थे, अब उजाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, चलो आगे। गॉट इट क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों डिफरेंट है। मैक्रो पढ़ने में लगता है हाँ डिफिकल्ट है, बट वो समझने वाली है। आईडी पढ़ने में आसान लगती है, बट जब उसका पेपर होता है तो वो डिफिकल्ट हो जाता है वहां पे। ओके, चलिए, तो सबको समझ में आ गया बैकवर्डनेस के बेसिक पॉइंट्स क्या थे चलन? समझ में आ गया? तो लो प्रोडक्टिविटी, हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी, सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स बेसिकली। गॉट इट क्लियर? सारे पॉइंट सबको समझ में आ गए? चलिए, देखिए लग ही रहा है गरीब, ये सर क्या लगाया अपने सिर पे धूप से बचने के लिए, और सर इसके पास कपड़े ही नहीं है, होते तो बेचारा पहन ना लेता वेनुसिन जैकेट, बट ये कंट्रास्ट में है इसके बैल जो है। समझ में आ गया? एकदम कंट्रास्ट में रखा है, और खुद भी कंट्रास्ट में ही है। लॉजिक अंडरस्टूड? तो हंसने की बात नहीं है,
यही सब लोग थे जिनकी बदौलत आज आप एसी कार में ट्रैवल करते हैं। तो प्री ब्रिटिश में भी यही था, स्टैग्नेंट था, नॉन वाइब्रेंट। क्यों? क्योंकि अगेन एकदम गरीबों वाली हरकतें थी इनकी। रूरल इंडिया वॉज डिस्क्राइब्ड एज अ सिस्टम ऑफ सेल्फ कंटेन्ड विलेज कम्युनिटी। ये विलेज से बाहर कभी निकलना चाहते ही नहीं थे, तो इसीलिए इन्होंने शायद कभी कमर्शियल फार्मिंग के बारे में सोचा ही नहीं कि भाई परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ लेबर तो है नहीं, हमने उगा तो ढेर सारा लिया, क्या खा जाएंगे, पेट खराब कर लेंगे अपना? नो। बाहर किसी को बेचेंगे, और क्या उस समय इतनी रोड कनेक्टिविटी थी? नो। तो दैट्स वाई अगर आपने इतना ढेर सारा एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोड्यूस कर भी लिया, तो बेचने के लिए आपके पास कोई मींस थे ही नहीं। फार्मर्स वर एंगेज इन क्रॉप फार्मिंग और कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग क्या होती है सर? जैसे ये पोल्ट्री फार्म वगैरह लोग खोल लेते हैं, या दूध का तबेला वगैरह लगा लिया, तो इस तरह की एक्टिविटीज करते थे। और सिर्फ इतना ही काम करते थे जितने में ताजा खाओ ताजा बनाओ, मतलब आज ही जितना दूध आपने एक्सट्रैक्ट किया पूरा का पूरा सेल हो जाए। क्या उस समय अमूल जैसी कोई कंपनी थी जो आपका एक्स्ट्रा मिल्क सरप्लस खरीदती थी? नो। मुर्गी अगर अंडे देगी 6 अंडा, बट आपकी परिवार की कैपेसिटी दिन भर में 4 अंडे खाने की है, तो बाकी तो क्या होंगे, बेकार हो जाएंगे। तो एक रीजन मेरे को तो ये भी लगता है कि ये क्यों कमर्शियल एग्रीकल्चर नहीं करते थे, इन स्पाइट ऑफ इतना ढेर सारा लैंड एरिया था, क्योंकि इनके पास इसको बेचने का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं, मार्केटिंग का प्रॉब्लम था उस समय। देर आफ्टर सो कॉल्ड ये सर्विसेज किसको देते थे? काले चोरों को। आंसर? इसके अलावा भी इनके पास कुछ काम थे। ब्लैक स्मिथ कौन होता है पता है? नहीं पता? जो लोहे का काम करता है। एग्जैक्टली ब्लैक स्मिथ कौन होता है? अगर कभी मूवी देखी, वो भट्टी टाइप लगाते हैं, ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं उसको, और वो जो एल्युमिनियम के बर्तन में कढ़ाई टाइप करते हैं कुछ, कभी सुना है आपने ऐसा? नहीं सुना? सिल्वर का बर्तन होता है, उसके अंदर एक सिल्वर कोटिंग चढ़वा लेते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो एग्जैक्टली ब्लैक स्मिथ वो हुआ करता था। गोल्ड स्मिथ कौन होता है? जो सोने चांदी की मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। वॉशरमैन तो पता ही होगा सर, वो मम्मी ने बताया है, नहीं पढ़ोगे तो धोबी बन जाओगे। एंड देयर आफ्टर शू मेकर। पापा गुस्सा चढ़ा, खींच के मार दिया, शू टूट गया, आपने कहा लाइए हम ही बनाते हैं। समझ में आ गया? तो ये सब हरकतें भी गांव वगैरह में लोग कर लिया करते थे। तो फार्मर्स की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू कौन लेके जाता था बच्चों? जमादार, जमींदार। तो फ्रेंच ट्रैवलर बर्नियर इंडिया आए बंगाल में 17वीं सेंचुरी में, और बच्चों ये कोट करके गए थे, इंडिया इज रिचर देन इजिप्ट। आज भी ऐसा है, आज भी ऐसा है, बट लोगों की सोच जो है, दैट इज ओनली पुअर बेसिकली। समझ में आ गया? कैसे सर आप साबित कर सकते हैं? अरे छुट्टी मिली, कुछ रिवाइज कर लो, होमवर्क कर लो, घूमने चले गए। जैसे ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री का कोई प्रोजेक्ट मिला हुआ था, शादी ब्याह में चले गए, ज्यादा शादी में जाएंगे, फिर कल को अपनी शादी नहीं हो पाई, लड़का पढ़ा नहीं है क्योंकि। इज दैट क्लियर? तो पढ़ने का मतलब सिर्फ पढ़ना। कभी आपने गौर से अगर सीबीएसई का सिलेबस देखा हो, कहीं पे लिखा है इतने टाइम से इतने टाइम शादी ब्याह का कार्यक्रम निपटाइए, इतने टाइम से इतने टाइम जीना और मरना निपटाइए, इतने टाइम से इतने टाइम टूरिज्म करिए, कहीं लिखा है सिलेबस में? नो। सिलेबस में सिर्फ पढ़ाई लिखी है। घर वाले जा रहे हैं, उनको जाने दीजिए, और अगर वो आपको जबरदस्ती पकड़ के ले जाए तो बगावत पे उतर आइए। इज दैट क्लियर? बट उनके अंदर क्या डर है? छोड़ के गए बच्चों को घर, पता लगा पीछे सामान ही बिकवा डाले पूरा, तो एक्चुअली आप लोग को चोर समझते हैं, उसके साथ में ले जाते हैं। तो अगली बार आपको घर में रह के साबित करना है कि मैं चोर नहीं हूं। जैसे वो कौन सी मूवी थी, माय नेम इज शाहरुख खान, खान एंड आई एम नॉट अ टीचर लाइक सौरभ सर, यही बोलते थे ना। समझ में आ गया? तो ध्यान देने वाली बात है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, उस जमाने में देर वॉज नो बडी लाइक अडानी एंड अंबानी चिल्ड्रन। उस जमाने में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो किसके हाथ में था? टाटाज, बिरला, गोदरेज, इन सब के हाथ में था। महिंद्रा भी थोड़ा बहुत था उस जमाने में। तो सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन किया गया ब्रिटिश रूल में। सर कैसे किया गया? सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाया चिल्ड्रन? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड पॉलिसी कैसे रखी गई? एवरीबडी नोज। जितना सामान ब्रिटेन या अलाइस को जाएगा उनकी, उस पर ड्यूटी विल बी ऑलमोस्ट जीरो। जितना सामान ब्रिटेन और अलाइस से आएगा, उस पर भी ड्यूटी विल बी ऑलमोस्ट इंपोर्ट ड्यूटी जीरो। दूसरे देश को बेचोगे या खरीदोगे तो ड्यूटी बहुत ज्यादा ड्यूटी हो जाएगी। ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, वाई? क्योंकि पैसा लगाने की अपॉर्चुनिटी प्राइवेट सेक्टर के पास थी ही नहीं, और गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं थे। एंड एट दैट टाइम जब इंडिपेंडेंस हुआ 47 में, क्या वो मेट्रो रेल की बात कर सकते थे? नो। पहले तो अगल बगल के थ्रेट से बचना था। एक ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, और एक
वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है वो क्या होता था बच्चों? वेस्ट। कैसे पता लगाएंगे सर आप? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो पाकिस्तान तो अभी इस तरफ है चिल्ड्रन, तो दैट वाज कॉल्ड एज वेस्ट पाकिस्तान। और इधर का जो वो बांग्लादेश था ना, दिस इज नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। क्यों इसको बनाया गया था? ताकि आराम से एक कॉरिडोर बन पाए और ये हमारे ऊपर नजर रख पाए। बट सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मेरे को बोला क्या करें, मैंने मारो दो कंटाप कान के नीचे सही हो जाएंगे। तो जमाने के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने बांग्लादेश को काफी प्रोमिस किए कि हम आपको इनके चंगुल से छुड़ा के एक अलग टेरिटरी आपकी बना देंगे। तो ये सब भी थी। जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, वॉर छिड़ गई 2-4 महीने साल भर के अंदर ही, और छुटपुट वॉर हमेशा होती थी। इज दैट क्लियर? तो काफी फंडिंग तो वो प्रॉब्लम थी हमारे लिए। इसलिए उस जमाने में हमारा जो सो कॉल्ड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी वो भी बहुत ज्यादा अश्योर्ड थी नहीं। तो बाहर से पैसा आना तो आप भूल ही जाइए। तो अपना ज्यादा पैसा तो वॉर वगैरह में ही खर्च हो जा रहा था। और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो भी ज्यादा पैसा कहाँ लगाते थे? इंडिया के बाहर। इधर अगर मैं आज भी बताऊं चिल्ड्रन, टाटा का मैक्सिमम रेवेन्यू कहां से आता है पता है आपको? नॉट फ्रॉम इंडियाज बिजनेस, रादर फ्रॉम इंटरनेशनल बिजनेस। ये रिलायंस की और अडानी ग्रुप की बात आप छोड़ दीजिए, तो टाटा और बिरला उस जमाने में भी जो बिजनेस करते थे, ज्यादा रेवेन्यू दे यूज्ड टू जनरेट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, क्योंकि वहीं पे स्टेबिलिटी फैक्टर ज्यादा था। हमारे यहाँ बहुत कम स्टेबिलिटी फैक्टर था। सो दिस वाज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, रूरल एरिया की इंडस्ट्री आप बोल सकते हो, उनको इन्होंने बंद कर दिया। देर आफ्टर जो मॉडर्न इंडस्ट्री हमारे अर्बन एरिया के सबर्ब्स में थी, वहां पे कोई इन्वेस्टमेंट करने वाला इंसान था ही नहीं। तो जब भाई आप फैक्ट्री का आइडिया लेके आ गए, पैसा सरकार के पास है नहीं, आपके सो कॉल्ड दादाजी पैसा छोड़ के कुछ गए नहीं आपके लिए, कैन यू बिकम अ गुड इंडस्ट्रियलिस्ट? नॉट एट ऑल। ये है बच्चों हैंडीक्राफ्ट। याद आ गया वो जो मैंने दिल्ली हाट का एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में? चला, चलिए। अब ये नॉर्मल सा सो कॉल्ड एक पॉट है, और लोग इसको खरीद के अपने ड्राइंग रूम में सजाने के लिए लगा देते हैं। इज दैट क्लियर? इसकी कीमत कितनी होगी? सर पेंट वेंट सब जोड़ लीजिए, द कॉस्ट प्राइस वोंट मी मोर देन लेट अस से 200। बट इसको पेंट करने में 4 दिन का समय लगता है, और काफी स्किल्ड वर्कर होगा जो ये काम कर रहा है। आज की तारीख में एक मिस्त्री जो होता है 700 से 800 रुपए लेता है बच्चों बिल्डिंग बनाने का, एक दिन का। तो 4 दिन की लेबर कितनी हो गई? 3200। 200 रुपए का सामान है, कितने में बिकेगा सामान? 3400 का। क्या इतना महंगा लोग खरीदेंगे? बट अगर इसी को मशीन से पेंट किया जाए, या 3D प्रिंटर्स जो आजकल आ रहे हैं, शायद इस तरह का डिजाइन 100 रुपए में रेडी हो जाएगा। तो इस वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हैंडीक्राफ्ट भी किल हो गया। जो चीजें इंडिया में ये आर्टिसंस बनाते थे, उनकी डिमांड कम कर दी गई। कुछ चीजें, लेटेस्ट से स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट कारपेट्स एंड ऑल चिल्ड्रन, ये मशीन से 1/10 कॉस्ट पे बन जाएगा। और अगर इसको हैंडलूम से बनाएंगे तो कॉस्ट इज वेरी हाई। तो यहां से कॉटन एक्सपोर्ट होता था, जूट एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन, और वहां से मशीन से बन के चलाता था। तो अगर मैनमेड आपको 2000 का मिल रहा है और मशीन मेड 300 रुपए का मिल रहा है, डेफिनेटली यू विल गो फॉर व्हाट? मशीन मेड। बात समझ में आई कि बिल्कुल भी नहीं आई? सो हैंडीक्राफ्ट इन इंडिया एंजॉयड वर्ल्ड वाइड रेपुटेशन। और आपको बेस्ट हैंडीक्राफ्ट अगर आज चाहिए इस तरह का, तो कहां जाना पड़ेगा बच्चों? जयपुर जाना पड़ेगा। तो ब्रिटिश राज की वजह से डिके हुआ डिस्क्रिमिनेटरी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पॉलिसीज, और यही पॉलिसी थी, जितना यहां से जाएगा वो नेग्लिजिबल ड्यूटी में। और वही चीज वहां से जब बन के आएगी, तो आपकी कॉस्ट ज्यादा है लेबर की वजह से, वहां मशीन से बन के आ रही है तो कॉस्ट उनकी कम है। तो ऑटोमेटिकली आपकी दुकानदारी पूरी तरह से क्या हो जाएगी? चौपट हो जाएगी। समझ गए? रोइएगा मत प्लीज। सर क्या काम कर दिया दलिद्रों ने हमारे देश का। टैरिफ फ्री एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन and its allies, and tariff free import of British into India children, as well as from the allies of Britain। तो हर देश को जो हम सामान बेचते थे ब्रिटेन के अलावा, ड्यूटी इतनी ज्यादा थी कि उनकी लैंडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, तो हमारे सारे ऑर्डर्स कैंसिल। और उनसे खरीदने की अगर कोशिश भी करते थे, रॉ मटेरियल या फिनिश गुड, इतनी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी थी कि उससे सस्ता सामान तो इंडिया में ब्रिटेन अपने यहां से प्रोड्यूस करके बेच देता था। तो ना हम बेचने लायक थे किसी और को, ना हम खरीदने लायक थे किसी और से। तो सर क्या करते थे उस समय? लाइक नहीं कर पाते थे, कमेंट करते थे बस। ओके, तो प्लीज कॉपी दिस। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, हेडिंग जरूर लिख दीजिएगा। डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के नीचे बच्चों, इंडस्ट्रियल
सो कॉल्ड सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। समझ गए इस बात को? समझ गए इस बात को भाई? लिख दिया सबने? बी क्विक। डिसअपियरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट्स। अब ये प्रिंसली कोर्ट्स क्या होते हैं भाई? ब्रिटिश रूल जब आया इंडिया में, जब चले गए तो उसके बाद एक दो स्टेट्स को अगर आप छोड़ दें तो लगभग सबने एक्सेशन सर्टिफिकेट साइन करके अपने आप को इंडिया का हिस्सा मानना स्टार्ट कर दिया था। गोवा कुछ दिन बाद रिलीज हुआ। उधर असम में प्रॉब्लम थी थोड़े दिन तक, जम्मू एंड कश्मीर में तो काफी दिन तक प्रॉब्लम थी, और हैदराबाद में प्रॉब्लम थी। बट उनके साथ कंट्रोल पैनल में बगैर जाए सेटिंग कर ली थी वल्लभ भाई पटेल जी ने। तो उस जमाने में भी राजा महाराजा होते थे, और उनको क्या बोला जाता था बच्चों? नवाब, राजा, प्रिंसेस, एम्परर्स। इनमें कोई डिफरेंस होता है? इनमें कोई डिफरेंस होता है? नहीं होता। हाँ, वो तो सबको पता है, वर्ड्स अलग अलग है भाई। मतलब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ शब्द ही अलग है, मीनिंग एक है। एक्चुअली नवाब और प्रिंस इज वन एंड द सेम थिंग। राजा की अगर बात करें तो इट इज इन इंग्लिश कॉल्ड एज व्हाट? किंग। तो जैसे आपके पापा किंग हो गए, मम्मी क्वीन हो गई, आप अभी प्रिंस हैं। आप क्या हैं? प्रिंस। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब पापा मान लीजिए 80-85 साल के हो गए, डेली आ नहीं पा रहे हैं कोर्ट में बैठने के लिए, तो उन्होंने बोला कि भाई अब सल्तनत को तुम संभालो। समझ में आ गया? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं, तो अब आपकी ताजपोशी होगी। क्या होगी? ताजपोशी, कोरोनेशन बोलते हैं अंग्रेजी में जिसको, आपकी भाषा में इन्वेस्टिचर सेरेमनी। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे किसी के घर में जब डेथ हो जाती है तो जो सबसे बड़ा लड़का होता है उसको पगड़ी पहनाई जाती है, तो दैट इज ऑल्सो एन इन्वेस्टिचर सेरेमनी, कि अब परिवार की जिम्मेदारी इसी दलित की है। बिजली का बिल सब इसी पे करना, इसी समझो सब लोग। इज दैट क्लियर? तो किंग आपको बना दिया गया। तो किंग से पहले आप क्या थे? प्रिंस थे। तो अगर आपने बात सुनी हो, क्वीन एलिजाबेथ अभी कुछ दिन पहले ही निपटी हैं, तो प्रिंस चार्ल्स नाम क्या था? प्रिंस चार्ल्स। उम्र थी 85 साल, नाम क्या था? प्रिंस। क्योंकि अभी उनकी माता जी निपट गई, अब वो किंग बन गए, और सो कॉल्ड उनकी वाइफ क्या बन गई? क्वीन बन गई। मेरे को फोन आया था अडॉप्ट करने के लिए कि आप प्रिंस बन जाइए, मैंने कहा नहीं, बिजी विद द क्लासेस। ओके। और एम्परर क्या होता है बच्चों? एम्परर क्या होता है? कूलर? नहीं, रूलर भी बोल सकते हैं। एक्चुअली रूलर, या आप ये भी बोल सकते हैं, महाराजा भी बोल सकते हैं। काफी क्रिटिसिज्म है इस शब्द पे, तो मैंने एक दो जगह तो ये भी पढ़ा एम्परर का मतलब कि भाई आप रूल तो कर रहे हैं, बट ऑफिशियली अभी आपका कोरोनेशन वगैरह, आपको कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं दिया गया। खैर, हिस्ट्री नहीं पढ़े हम लोग। तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में हुआ करते थे, और ये अपने हैंडीक्राफ्ट को काफी इंटरनेशनल रेपुटेशन दिलवाने में आगे रहते थे। बट जब ब्रिटिश काउंटर पार्ट चलाता था, इनको कुछ आलतू फालतू के ऑफर्स देता था, इतना पैसा ले लो, अपनी सल्तनत हमको बेच दो, तो इनको क्या लगता था, 1000 करोड़ ब्रिटिशर्स दे रहे हैं, लंदन में 5 बंगलो भी फ्री में दे रहे हैं, और कह रहे हैं कि आपको जिंदगी भर ब्रिटेन में रहने का मौका भी मिलेगा, और आपको कभी वहां से निकाला नहीं जाएगा। अब इतना लालच जिसको मिलेगा, तो वो अपनी प्रॉपर्टी बेच देगा, क्योंकि डराते भी थे कि अगर नहीं बेचेंगे आप, तो हम आज नहीं तो कल इस प्रॉपर्टी को तो हत्या ही लेंगे। फिर उधर मुगल रूल भी था, अफगानी रूल से भी प्रॉब्लम थी, तो भैया ठीक ठाक पैसा मिल रहा है, जैसे फ्लिपकार्ट वालों ने अपना धंधा वॉलमार्ट को बेच दिया, वैसे इन्होंने बेच दिया। समझने और समझाने की बात है। नहीं समझे बात को? समझ गए? अब उस समय कोई कटप्पा तो था नहीं, कोई बाहुबली तो था नहीं। ओके। सो बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल में ऐसा ही हुआ चल रहा है। प्रिंसली कोर्ट्स मतलब छोटी छोटी रियासतें, आई रिपीट, छोटी छोटी रियासतें। कभी आपने सुना होगा, अपने इलाहाबाद शहर में ही एक मोहल्ला है काशी राजनगर कॉलोनी, वहां पे कहते हैं राजा बनारस की कोठी है, जो उन्होंने दान कर दिया एरिया इस्कॉन टेम्पल को। तो राजा बनारस की कोठी इलाहाबाद में थी, मतलब बनारस में भी उस समय राजा हुआ करते थे। अच्छा हुआ सर सब विलय हो गया, नहीं तो पता लगा रामलला के दर्शन करने जाना है, वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए, क्योंकि बनारस अलग देश होता और यूपी अलग देश होता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? क्या हुआ अमन जी? अमन चैन नहीं रहता देश में। वॉट इट क्लियर? जैसे पाकिस्तान आपको जाना है, पहले तो इंडिया ही था, मेरे दादाजी तो बिना वीजा के आ गए, अब मेरे को वीजा लेना पड़ रहा है। इज दैट अंडरस्टूड? तो बिना वीजा के मत जाइएगा, नहीं तो आ नहीं पाएंगे। आप अभिनंदन नहीं है ना, आपके ऊपर कोई ओटीटी सीरीज बनेगी जियो सिनेमा पे। चलिए, अभी एक नई ओटीटी सीरीज आई है, बीइंग अ टीचर ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, बट देखिएगा जरूर, बड़ी बढ़िया और परिवार के साथ देखने वाली ओटीटी सीरीज है। व्हाट इट, रणनीति, अंग्रेजी में रणनीति। 29 रुपए का रिचार्ज है, 59 का ऑटो पे सेटअप करवाएगा जियो, पहले यस कर दीजिएगा, बाद में ऑटो पे कैंसिल कर दीजिएगा, तो 1 महीने 29 रुपए में चल जाएगा। ओके, बालाकोट स्ट्राइक के बाद
कैसे मेरे साथ विचार विमर्श करके अभिनंदन जी को छुड़ाया गया और F-16 को निपटाया गया। चलिए, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड प्रोडक्ट्स, भाई सेम रिपीट लेक्चर। क्या बच्चों आप मशीन मेड प्रोडक्ट का सो कॉल्ड सब्सटीट्यूट हैंडमेड प्रोडक्ट से ला पाएंगे? उतनी एक्यूरेसी, उतना प्रिसिशन ला पाएंगे? नो। मेरे को क्लास रिकॉर्ड करनी है, ऑनलाइन लेक्चर भी लेना है, सब कुछ मिलाकर कितने का है? 439 पर मंथ में जूम को फोकट का नौकर रखा हुआ है, ये मेरा सारा काम करता है। एल्स अगर मैनुअली ये काम कराना हो तो मैं एक पर्सन को हायर करूं, एक कैमरा हायर करूं, वो रिकॉर्डिंग करेगा, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करें ओबीएस सॉफ्टवेयर में और अपलोड करें। बट जूम ने इन सारी चीजों को सब्सटीट्यूट कर दिया, मशीन मेड। तो क्या कोई इंसान पूरे महीने डेली 5-6 लेक्चर की रिकॉर्डिंग करके एडिट करके अपलोड करेगा 439 में? जान निकाल लिए सारा बच्चे की, आप कह रहे डेली 439 में कोई काम करे? कोई नहीं करेगा। तो वैसे ही ब्रिटिश एरा में भी चल रहे हैं, जो प्रोडक्ट यूएस सॉरी ब्रिटेन से इंडिया आता था, द कॉस्ट यूज टू बी वेरी 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 लो, और इंडिया में कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। दैट्स वाई हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री क्या हो गई? आउट एक्सेल हो गई। प्रिसिशन और क्वालिटी की जहां तक बात करें, क्वालिटी तो खैर आपको अच्छी मिलेगी मिलेगी, बट जितनी एक्यूरेसी से मशीन एक शर्ट स्टिच कर देगी, क्या कोई टेलर स्टिच कर पाएगा? दाएं बाएं कहीं से तो धागा निकलेगा ही निकलेगा। व्हाट इट अकॉर्डिंगली चिल्ड्रन, इमिटेशन इफेक्ट आ गया। ज्यादातर लोगों ने वेस्टर्न लाइफस्टाइल ले ली। ये जो आज आप टी शर्ट पैंट शर्ट कोट सूट पहनते हैं, इज इट इंडियन ड्रेसिंग? नो। इंडियन ड्रेसिंग तो क्या थी? धोती कुर्ता, कुर्ता पैजामा नहीं बोलेंगे, धोती कुर्ता। समझ में आया कि नहीं आया? तो इंडियन ड्रेसिंग ऐसी क्यों थी? क्योंकि भाई वही लाइफस्टाइल हमें सूट करता था हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से। और ये जीन्स जैसा पैंट, मोटा कपड़ा किसने इन्वेंट किया था दुनिया में? लेवी स्टॉटस ने। और ये पता है किन के लिए इन्वेंट किया गया था बच्चों? माइन वर्कर्स के लिए। क्योंकि वो माइन में जब काम करते थे तो पतला कॉटन फट जाता था, जीन्स का कपड़ा मोटा होता था, 15 दिन भी बिना धुले पहनेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोस्ती अपने आप कम हो जाएगी आपकी, या तो डीओ लगाइए। समझ में आ गया? तो एक्चुअली जीन्स किसके लिए बनी थी? जमादारों के लिए, दलिद्रों के लिए, माइन वर्कर्स के लिए। और आज उसको कौन पहनता है? उसी तरह के लोग। हफ्ते में 1-2 दिन मैं भी पहन लेता हूँ। चलिए, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड समझ गए सब लोग चिल्ड्रन? सो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड कम हो गई और उन्होंने बेइज्जती करनी स्टार्ट कर दी। मतलब ये कल्चर क्रिएट कर दिया कि अगर आप कुर्ता पैजामा पहन रहे हैं, आप इलिटरेट हैं, अनएजुकेटेड हैं, आप बड़े लो स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब सो कॉल्ड एकदम HMT टाइप। ये क्या होता है सर? हिंदी मीडियम टाइप्स, जनरली ऐसा बोला जाता है। अभी एक बहस कर ली मेरे से एक जने ने कि यूपी बोर्ड की एजुकेशन बहुत बेकार होती है। मैंने कहा जितने यूपी बोर्ड में एग्जाम छोड़ते हैं, IC CBSE में कुल होते ही उतने हैं। और आप एशिया के सबसे बड़े बोर्ड को दलिद्र बोल रही हैं। आपको दलिद्र होना चाहिए, जाइए आत्महत्या कर लीजिए आके। तो 3 दिन से भी नजर नहीं आया, हो सकता कर ही लियो। खैर, समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसा आज भी है बच्चों। इफ somebody speaks English a lot, you will assume वो पढ़ा लिखा टाइप का है, मेरे जैसा सीधा साधा हिंदी में समझा दे रहा है, स्टैंडर्ड थोड़ा लो लग रहा है, तो मातृभाषा ही भूल गए अपनी। यस और नो? तो आई एम इक्वली कंफर्टेबल इन इंग्लिश और संपूर्णता योग्य हूं हिंदी में ज्ञान वर्धन करने के लिए। तो दोनों ही भाषाओं में सो कॉल्ड बराबर घमंड और ज्ञान है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का ऐसा तो नहीं कि हिंदी में पढ़ाएं तो टेंजेंट ना बना कुछ, मतलब टच ही नहीं किया सिर से। तो मेरे हिसाब से जो बायलिंगुअल पेपर है वो इसीलिए होता है, अंग्रेजी में बच्चा ना समझ पाए तो हिंदी में। हालत क्या है सर? वो तो और टफ लिखा हुआ है, वो तो ऐसा शब्द लिखा है समझ में नहीं आ रहा। समझ में आ गई बात? कुछ टाइम में मेरे को लग रहा है पेपर इंग्लिश में छपने लग जाएंगे। समझ में आ गया? तो इंडियन इंडस्ट्री की जो डोमेस्टिक मार्केट थी बच्चों, वो पूरी तरह से बंद होने की कगार पे आ गई। बात समझ में आई? नहीं समझे? समझ गए? चलिए, रेलवे सबसे पहली ट्रेन कहां से कहां तक चली सर? बॉम्बे से थाने। एक्चुअली थाने एक अलग डिस्ट्रिक्ट है। अगर आप उत्तर प्रदेश से नॉर्थ इंडिया से मुंबई जाएं तो पहले आपको थाने मिलेगा, फिर लगभग 30-35 किलोमीटर पे प्रॉपर बृहम मुंबई स्टार्ट हो जाता है। और सो कॉल्ड कब चलाई गई थी? 1853 में। किस लिए ब्रिटिशर्स ने रेलवेज को इन्वेंट किया था चिल्ड्रन? ट्रांसपोर्टेशन की, जो भी शिप से गुड्स आए वो इंडिया के अंदर तक इजिली पहुंच जाए। समझ में आ गया? अब अगेन बच्चों, इस पूरे पैराग्राफ में ये चीज कहीं पे भी आपको शायद लिखी हुई नहीं मिलेगी जो मैं बोल रहा हूं। साइज ऑफ द मार्केट, लो कॉस्ट ब्रिटिश प्रोडक्ट एक्सपैंड होने लग गया। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स थे वो काफी कॉस्टली थे। इतनी बातें समझ में आ गई? हैंडीक्राफ्ट का तो
चौपट हो ही चुका था। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन मार्केट एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल डेस्टिनेशन फॉर ब्रिटिश गुड्स। अब पूरे पैराग्राफ में कहीं ये नहीं लिखा व्हाट वाज द रीजन फॉर विच ब्रिटिशर्स डेवलप्ड रेलवेज इन इंडिया, कहीं नहीं लिखा। एनसीईआरटी में भी कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। बट आप अगर एग्जाम में ये सब लिख के आ गए, ये तो टोटल ऑफ द रिकॉर्ड जा रहा है, तो आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा सो एज टू मेक देयर प्रोडक्ट्स मार्केटेबल थ्रू आउट द कंट्री एज सच। तो इसलिए मेरे लेक्चर को सुनना बहुत जरूरी है। 3 नंबर का क्वेश्चन आया 4 नंबर का, और आपने ये सब बातें लिखी नहीं कि आर्म्स एंड एम्यूनिशन दूर तक पहुंचा पाए, अपने जो ऑफिसर्स का लोकल ट्रांसपोर्टेशन है उसको अरेंज कर पाए, और ये बकवास लिख के चले आए, तो आपको 2-2.5 नंबर से ऊपर नहीं मिलेगा। और आप सोचेंगे किताब तो पूरी पढ़ गए तो नंबर क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो किताब में है ही नहीं बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो इसलिए दाएं बाएं की चीजें आपको बहुत आनी चाहिए। समझ गए बच्चों? चलिए, ब्लीक ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री क्यों था? वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की वजह से, ये अगले लेक्चर में करेंगे बच्चों।